आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रगति मैदान में हुए इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट में 5G को लॉन्च किया है। यानी आज से भारत में 5G का आधिकारिक श्रीगणेश हो गया है। हालांकि बाकी देशों ने भारत से पहले ही 5G को अपने देशों में लॉन्च कर दिया था, लेकिन 5G को लेकर भविष्य की आशंकाओं ने हमें घेर लिया है कि क्या 5G प्रकृति के लिए घातक है, हम मनुष्यों के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है, या फिर यह एक तरह से पैर पर कुल्हाड़ी है। इस वीडियो में 5G से संबंधित सभी बातों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। 5G को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर एक नेटवर्क कैसे काम करता है, एक फ़ोन कैसे काम करता है। बचपन में हम सभी ने एक खेल तो ज़रूर खेला होगा जिसमें दो थर्माकोल या प्लास्टिक की ग्लास को लेकर ग्लास की तली में धागा बांधकर हम एक कोने से ग्लास में बोलते थे और ये आवाज़ दूसरी कोने में बैठे हमारे साथी की ग्लास में आसानी से चली जाती थी। ये भी एक प्रकार का संचार है जो उस रस्सी के माध्यम से हुआ जो दोनों ग्लासों से जुड़ी थी। ठीक इसी प्रकार का संसार सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद विकसित हुआ, जिसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से संचार स्थापित होता था। इसमें अगर हमें दूर रह रहे किसी साथी से संपर्क साधना होता था तो जब हम फ़ोन में इसी तरह से बोलते थे तो फ़ोन हमारी ध्वनि संदेश को एक डिजिटल कोड में बदलकर उसको तारों के माध्यम से दूसरे फ़ोन तक भेजता था। वहाँ पर उसको फ़ोन इस डिजिटल संदेश को वापस ध्वनि में परिवर्तित कर उसको सुनाई देता था। इस प्रकार से पहले संदेश का संचार होता था, पर पुराने टेलीफोन में बात करने के लिए हमें वहीं खड़े रहना पड़ता था जहाँ पर फ़ोन होता था। लेकिन तकनीक ने विकास किया और फिर मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ, जिसमें उस तार की बाध्यता को ख़त्म कर दिया गया, जिसको हम कहीं भी लेकर घूम सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का मैकेनिज़्म काफ़ी दिलचस्प है और यही आने वाले युग की क्रांति का द्योतक बनता है। आसान भाषा में इसको समझें तो मोबाइल फ़ोन के संचालन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग होता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग क्या भला है? ये तरंग तालाब में फेंके पत्थर के बाद उत्पन्न उन तरंगों के भांति है जो हमारे आसपास मौजूद रहती है। हमें जो रंग दिखाई देते हैं वो भी एक प्रकार की तरंगे ही है। रेडियो वेव भी इसी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग ही है। मोबाइल फ़ोन हमारी आवाज़ को रेडियो सिग्नल में परिवर्तित कर इस सिग्नल को हमारे क्षेत्र में उपस्थित मोबाइल टावर में भेजता है। मोबाइल टावर इस सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में बदलकर फाइबर केबल के माध्यम से यानी तारों के माध्यम से उस स्थान के टावर तक हमारे संदेश को भेजेगा जहां पर भेजना चाहते हैं। फिर वह टावर संदेश को पुनः रेडियो सिग्नल में बदलकर उस फ़ोन तक पहुंचाता है जहां हमने कॉल किया था। फ़ोन इस रेडियो सिग्नल को लेकर वापस से उसको ध्वनि में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार मोबाइल संचार कम्युनिकेशन कार्य करता है। मोबाइल कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने में इन तरंगों का महत्वपूर्ण योगदान है और ये रेडियो तरंगें सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि रेडियो, टीवी, सैटेलाइट आदि को भी संचालित करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि समान रेडियो तरंगें जब हमारे आसपास मौजूद है तो ये आपस में टकराती क्यों नहीं, संचार में बाधा क्यों नहीं उत्पन्न करती? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के कई हिस्से हैं जिनमें रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, विजिबल तरंगे, यूवी तरंगे, एक्सरे तरंगे, एक्सरे या गामा। उसी प्रकार रेडियो तरंगों में भी कई फ्रीक्वेंसी की अलग अलग तरंगें होती है जिनका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। निश्चित फ्रीक्वेंसी को टीवी, मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट, मौसम विभाग, रेडियो स्टेशन आदि को बांट दिया जाता है और ये बांटने का कार्य इस देश की सरकार करती है। सरकार निश्चित फ्रीक्वेंसी को प्राइवेट उपयोग हेतु नीलाम करती है, जिसे प्रत्येक टीवी चैनल की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है जिसके माध्यम से वो अपने डेटा को, ध्वनि को, संदेश को, वीडियो को अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। सरकार की तरफ से ये कार्य संचार मंत्रालय देखता है। अब मामला ज़्यादा पेचीदा हो उससे पहले हमें 1G, 2G, 3G समझ लेना चाहिए। जी यानी जनरेशन, इसका तात्पर्य पीढ़ी से है जो लगभग हर 10 साल में परिवर्तित होती है। प्रत्येक जनरेशन के फ़ोन को डेटा संदेश की गुणवत्ता के आधार पर बांटा गया है। जब से टेलीकम्युनिकेशन का विकास हुआ है तब से यह निरंतर सुधार की प्रक्रिया में है और हर नई तकनीक एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर चलने के लिए बनाई गई है। उस फ्रीक्वेंसी का बाज़ार में आने से पहले सरकार द्वारा नीलाम की जाती है। इसके बारे में पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं। टेलीकम्युनिकेशन के इस प्रक्रिया में जो फ्रीक्वेंसी जिस तकनीक के इस्तेमाल की होती है उसके आधार पर ही उसका नाम निर्धारित किया जाता है, जैसे 1G, 2G, 3G, 4G, 5G।
1G से 4G के लिए कम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल और 5G के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है और यही सारी विवाद की जड़ है जो वैज्ञानिकों में आशंका का कारण है। इसकी चर्चा हालांकि आगे करेंगे। अभी जान लेते हैं प्रत्येक जनरेशन का क्रमिक विकास कैसा रहा। 1980 के 1G फ़ोन जो आकार में बड़े होते थे, सीमित मात्रा में ही संचार को प्रभावी बना पाते थे। ये फ़ोन एनालॉग पर आधारित होते थे जिनकी क्षमता काफ़ी सीमित होती थी। 1990 के दशक में 2G फ़ोन आए जो आकार में पहले फ़ोन से छोटे थे। इनमें कॉलिंग के साथ साथ टेक्स्ट मैसेज को भेजने की भी सुविधा होती थी। 3G फ़ोन की शुरुआत आईफोन से मानी जाती है जो 2002 के बाद लॉन्च हुआ, जिसमें इंटरनेट जैसी सुविधाएं, मल्टीमीडिया की सुविधाएं फ़ोन में आने लगी थी। 2010 का दशक संचार की दुनिया में क्रांति का दशक था जब 4G का आगमन हुआ, जिसमें कम समय में अधिक तेज़ी से संदेश डेटा को भेजा जा सकता था। 4G का भारत पर क्या प्रभाव हुआ इसको बतलाने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस तरह भारत 2016 के बाद सस्ते 4G नेट से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से परिवर्तित हुआ है, इसमें बहस की आवश्यकता नहीं है। अब हम 5G की दहलीज पर खड़े हैं। हालांकि भारत से पहले इसे दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने अपने देशों में लागू कर लिया है, पर अभी भी यह काफ़ी सीमित हिस्से को कवर करता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे 5G 4G से अलग है और उससे अधिक प्रभावी और तेज़ क्यों है। 5G को समझने से पहले दो टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला बैंडविड्थ, दूसरा लेटेंसी। बैंडविड्थ का मतलब एक नेटवर्क अपनी अधिकतम क्षमता से कितना डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे एक सड़क के उदाहरण से इसको समझ सकते हैं, यानी एक सड़क से एक ही वक्त में अधिकतम संख्या में कितनी गाड़ियों की आवाजाही हो सकती है, इस क्षमता को बैंडविड्थ कहते हैं। 5G में बैंडविड्थ 4G के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात 5G की सड़क 4G से ज़्यादा बड़ी है, चौड़ी है, ज़्यादा लाइन है, जिससे कम समय में ज़्यादा गाड़ियाँ आसानी से आ जा सकती हैं। दूसरा है लेटेंसी। जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो वह डाटा जहाँ पर स्टोर रहता है, जिस सर्वर में स्टोर रहता है, वहाँ से आपके फ़ोन में आने तक के समय को लेटेंसी कहा जाता है। यह समय जितना कम होगा आपके फ़ोन में नेट की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो हमारे सामने कितने वक्त में खुल जाता है। 5G में हाई बैंडविड्थ के साथ लो लेटेंसी ही इसका कारण है कि वो अधिक स्पीड होगी। बैंडविड्थ जितना ज़्यादा होता है, लेटेंसी जितनी कम होती है, इंटरनेट उतना ही बढ़िया फ़ोन में चलता है। 4G में जहां एक फाइल को डाउनलोड करने में 10 मिनट का समय लगता था, उसको 5G में मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा। 4G में नेट स्पीड जहां अधिकतम 300 MB प्रति सेकंड आती थी, वहीं 5G में यह स्पीड 20 GB प्रति सेकंड होगी। या मैं एक आदर्श स्थिति की बात कर रहा हूँ, बुरी स्थिति क्या हो सकती है वो आजकल अपने 4G को देख सकता है, खासकर एयरटेल को देख सकता है। 4G की लेटेंसी जहाँ 70 माइक्रोसेकंड होती थी, वहीं 5G में यह 1 माइक्रोसेकंड होगी। 5G 4G की तुलना में 100 गुना तेज़ होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब बात आती है कि आखिर इस तकनीक को ज़मीन पर कैसे उतारा जाएगा। चूँकि हमको ये पता है कि 5G में काफ़ी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है, पर हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज काफ़ी कम होती है। यह अपने रास्ते में आने वाली दीवारों, घरों, पेड़ों, ख़राब मौसम में बाधित हो जाती है। इसलिए 5G को संपूर्ण क्षेत्र में कवर करने के लिए 100 से 200 मीटर की दूरी में 5G टावर लगाए जाएंगे। हालांकि ये टावर नॉर्मल टावर की तरह बड़े या विशालकाय नहीं होंगे, बल्कि वाईफाई टावर की भांति ही होंगे जो बिजली के खंभों आदि पर लगे होंगे। ये छोटे छोटे टावर अपने क्षेत्र के मोबाइल फ़ोन नेटवर्क को कवर कर एक बड़े टावर के माध्यम से संचालित होंगे। जिस प्रकार 90 के दशक में सूचना और तकनीकी क्रांति ने समस्त विश्व को बदल कर रख डाला था, उसी प्रकार 5G भी अपने साथ एक नई तकनीकी उत्कृष्टता की क्रांति भी लाती हुई दिखाई दे रही है, जो बड़े स्तर पर मानवीय जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। चूँकि कम लेटेंसी के कारण काफ़ी कम वक्त में डाटा को परिष्कृत किया जा सकता है, उस तक पहुँच को निर्धारित किया जा सकता है, डाटा को भेजा जा सकता है। 5G रोबोटिक इंडस्ट्री में क्रांति ला सकता है। रोबोट अपने अंदर फीड डाटा के आधार पर ही कार्य करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग में तेज़ी होगी तो वे मानव की भांति कार्य करने में निपुण हो जाएंगे, यहाँ तक कि मनुष्य से बेहतर भी हो सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार पहले के मुकाबले अधिक सुचारू रूप से क्रियान्वित होंगी। फेसबुक ने अभी बेटा वर्स नाम से वर्चुअल रियलिटी का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है,
जिसमें आप ग्लांस के माध्यम से 3D रूप में समारोह को अटेंड कर सकते हैं, पर धीमे नेट के कारण कम क्वालिटी की वीडियो ऑडियो उसमें उपयोग में लाई जाती है। जिस प्रकार हाई क्वालिटी की वीडियो को देखने के लिए हाई स्पीड नेट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही 5G के आने के बाद में वर्चुअल रियलिटी जगत में सुधार होंगे। इंटरव्यू का माध्यम भी 3D संचार के माध्यम से मुमकिन हो पाएंगे। इंटरनेट से जुड़े जितने भी कार्य हैं उनमें अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा। चिकित्सा क्षेत्र में सुधार होंगे, रोबोटिक्स की मदद से ऑपरेशन संभव हो पाएंगे और स्पेस तकनीक में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हालांकि इन सब संभावित क्रांतिकारी बदलावों के बावजूद वैज्ञानिक व पर्यावरण जगत के शोधकर्ता दिग्गज विशेषज्ञ 5G के नकारात्मक प्रभावों को लेकर भी चिंतित है। वैज्ञानिक चिंतित है कि 5G के अधिकतम स्पीड उसकी हाई फ्रिक्वेंसी से आती है और हाई फ्रिक्वेंसी किरणें तरंगों से प्रकृति पर, मनुष्य के स्वास्थ्य पर, पशु पक्षियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि फ़ोन के आविष्कार के बाद से ही लोगों में इस प्रकार की भ्रांतियां फैली हैं कि फ़ोन के रेडिएशन से कैंसर, ट्यूमर, मानसिक असंतुलन आदि जैसी बीमारियां होती हैं। गर्भावस्था में महिलाओं के लिए हानिकारक होता है। इनमें से कुछ के पीछे वैज्ञानिक शोध स्टडीज उपलब्ध है और बाकी सब भ्रांतियां हैं। 5G के खतरों को लेकर विज्ञान जगत के पहुंचे हुए विशेषज्ञों ने ही इसके खिलाफ आवाज उठाई है। ये तो हमें पहले ही पता है कि फोन संचार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग होता है और हाई स्पीड का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ज्यादा ऊर्जा से है। 2G, 3G, 4G का कम फ्रीक्वेंसी पर संचालित होती थी तो यह कम ऊर्जा वाली होती थी। 5G इनके मुकाबले अधिक ऊर्जा वाली होती है। दूसरा, 5G में 4G के मुकाबले नई बीम फॉर्मिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। बीम को हम टॉर्च की रोशनी से उत्पन्न मार्ग के आधार पर समझ सकते हैं। बीम तकनीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को बीम फॉर्मेशन में सीधा रिसीवर तक भेजा जाता है, जिससे स्पीड बढ़ती है। जब तरंगों को संकुचित करते हैं तो ऊर्जा और ऊष्मा में वृद्धि होती है। ये सब हम जानते हैं क्योंकि बचपन में सभी ने लेंस का यूज कर सूरज की रोशनी से पन्नों को जलाया है। तो लोगों को ये डर है कि अधिकतम ऊर्जा और बीम तरंगों से मनुष्य, पशु पक्षियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इसकी आलोचना करते हुए कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ट्रांसमीटर से तरंगों को बीम में तब्दील कर फोन तक भेजते हैं, उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वह ऊष्मा को उत्पन्न कर सके और चीज़ों को जला सके। इसके बाद पक्षियों की मौत को मोबाइल सिग्नल से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी तस्वीरें भी वायरल होती है। इस पर एस शंकर द्वारा एक फिल्म भी बनाई गई है, महंगी फिल्म है 2.0 भी, जिसमें इन्हीं पक्षियों को रखने की कोशिश की जाती है कि कैसे उसका पक्षियों पर नकारात्मक प्रभाव होता है। हालांकि इसमें शोध संभावित खतरों को पुख्ता करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में चिड़ियों के अंडों पर सेल फोन के रेडिएशन के कुछ समय के एक्सपोजर से अंडों पर बुरा प्रभाव देखने को मिला। पक्षियों के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। और भी शोध इस बात का दावा करते हैं कि फोन रेडिएशन से घुमंतु पक्षी का रास्ता वो खो देते हैं। मधुमक्खियों, कीट पतंगों पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। चूंकि कीट पतंगे, मधुमक्खियां स्वयं में एक बड़ी जैव विविधता को बांधे रखते हैं, इन पर प्रभाव पड़ने से संपूर्ण जैव विविधता पर असर पड़ता है। हालांकि पक्षियों के बड़ी मात्रा में मरने की बात को वैज्ञानिकों ने कोरी भ्रांति बताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 4G रेडिएशन को संभावित कैंसर खतरों के रूप में रखा था, जिनसे कैंसर होने के चांस में बढ़ोतरी होती थी। हालांकि बाद में वैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना की और कहा कि पर्याप्त शोध तथ्यों के अभाव में WHO इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकता है। WHO सफाई देते हुए कहता है कि संभावित का मतलब ये नहीं होता कि हो ही जाएगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने कैंसर की इस बात का जोरदार खंडन किया। इसको समझने से पहले एक बात संक्षिप्त में ये समझ लेते हैं कि कौन सी तरंगें हानिकारक होती हैं, कौन सी नहीं। हम पहले ही जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में रेडियो तरंगों से लेकर गामा तरंगें होती है। रेडियो तरंगें सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली होती है और धीरे धीरे बढ़ती है और यूवी, एक्सरे, गामा तक पहुंचती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे ये हानिकारक होना शुरू हो जाती है। पर विजिबल तरंगें भी हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, तो क्या वह हानिकारक होती है? निश्चित ही नहीं। हानिकारक वो तरंगें होती है जो DNA को अस्थिर करने का मादा रखती है, जिनमें यूवी, एक्सरे, गामा आदि, जिनका ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोजर मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए कोविड के समय ज़्यादा एक्सरे कराने से डॉक्टरों ने मना किया था, क्योंकि ये नुकसानदेह होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब विजिबल तरंगों से मनुष्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता तो उसमें कम रेडियो तरंगों से कैसे पड़ेगा। 5G, 4G, 3G के मुकाबले हाई फ्रीक्वेंसी की है, पर यह विजिबल तरंगों से काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी की होती है।
इसलिए इनसे कैंसर या ट्यूमर बाकी बीमारियां होती है ये कहना मूर्खतापूर्ण होगा। हालांकि 5G तरंगों से डीएनए पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, इस पर अभी ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 5G के प्रभावों पर अभी पर्याप्त शोध होने बाकी हैं। शोध की अनुपस्थिति में 5G को मंजूरी नहीं दी जा सकती और 5G को पर्याप्त संभावित खतरों के बाद भी हरी झंडी दिखाना रिस्क है। पर ह्यूमन इवोल्यूशन इन्हीं रिस्क को उठाकर हुआ है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो संभावित खतरों को टापना पड़ेगा, पर इन वैज्ञानिकों की चेतावनियों को भी ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जब जब आमजन ने इन चेतावनियों को नज़रअंदाज किया है, मनुष्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं। बाकी 5G जाने 5G का काम, हमारे फ़ोन में तो वही रेंज का झंडा रहना है। दुनिया 5G के खतरों को लेकर चिंतित है और हम यहाँ फ्लाइट मोड कर करके स्पीड बढ़ा रहे हैं। बाकी तकनीकी ज्ञान को यदि बेहद सरल और सरस भाषा में कहीं खोज रहे हैं तो आपको एक पता बताता हूँ। आयुषकारी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आयुष भाई का चैनल है। विज्ञान, अंतरिक्ष और अन्य तकनीकी जटिलताओं को बहुत ही सुंदरता से आयुष भाई समझाते हैं। और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।